अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है। QSO कानून शहादत ऑर्डर 1984 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है ऑफ विटनेस। पार्ट 1 है और चैप्टर नंबर 2 है ऑफ विटनेस। इसका आर्टिकल नंबर 3 है हु मे टेस्टिफाई। हु मे टेस्टिफाई का मतलब क्या है? ऊपर लिखा है ऑफ विटनेस। ऑफ विटनेस क्या है कि ये जितने भी विटनेस हैं, जितने भी गवाह हैं, उनके बारे में ये बताएगा कि कौन से लोग गवाही दे सकते हैं, कितने लोग होंगे, क्या कंडीशंस हैं और क्या नहीं कंडीशंस है, ये उसके बारे में बताएगा। ठीक है। हमारा ये जो QSO है वो सारा बेस ही एविडेंस के ऊपर करता है कि क्या एविडेंस होगी, कौन से हम एविडेंस दे सकते हैं और कौन से हम एविडेंस नहीं दे सकते। और ये एविडेंस देने से पहले हमारे साथ ये भी हमने चीज़ देखनी होती है कि हम विटनेस कौन से वाले ऐसे विटनेस होंगे जिनको हम ला सकते हैं कोर्ट में, जो हमें गवाही दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये उसी के बारे में है, हु मे टेस्टिफाई, कौन बंदा गवाही दे सकता है। ठीक है ना। हु मे टेस्टिफाई कौन, अब ये बताएगा कि कौन से लोग होंगे और क्या उनके ऊपर कंडीशंस होंगी, कितने लोग होंगे, रिक्वायरमेंट सारी बताएगा। ठीक है ना, इसके बारे में। और इसका दूसरा नाम कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस भी है कि कौन से लोग कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए। ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस भी इसको कहा जा सकता है और हु मे टेस्टिफाई भी कहा जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 3, और आर्टिकल जो 3 है वो रेड विद आर्टिकल 17 है। इसको आर्टिकल 17 के साथ पढ़ा जाता है। आर्टिकल नंबर 3 रेड विद आर्टिकल नंबर 17 QSO का। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। आर्टिकल नंबर 3, हु मे टेस्टिफाई, ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind। अच्छा, वो कहता है कि all the persons shall be competent, जितने भी लोग हैं वो सब कॉम्पिटेंट है। सब लोग किस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट है? टू टेस्टिफाई, सब लोग गवाही दे सकते हैं। शेल का लफ्ज़ है, सब लोग गवाही दे सकते हैं। किसी भी बंदे को रोका नहीं जा सकता गवाही देने से। जितने भी लोग हैं वो गवाही दे सकते हैं। बट वो आगे कह रहे हैं अनलेस। अनलेस का मतलब क्या है? यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन, अब ये आगे 2 कंडीशंस बताएगा कि कौन से लोग जो हैं गवाही नहीं दे सकते, कब वो लोग गवाही नहीं दे सकते। दे हर बंदा सकता है, लेकिन उसके साथ 2 कंडीशंस भी हैं कि कब वो गवाही देने के काबिल है और कब नहीं है। ठीक है ना। अनलेस जो है वो कंडीशन है इसकी। क्या कंडीशंस है इसकी? 2, अनलेस द कोर्ट कॉन्सिडर्स, जब तक कि कोर्ट को कोर्ट ये ना समझ ले दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम। पहली क्या उन्होंने कंडीशन लगाई है कि वो लोग तब तक गवाही नहीं दे सकते जब तक कि कोर्ट ये ना समझ दे, कोर्ट को ये ना लगे कि ये बंदा जो है इसके सामने मैं जो भी क्वेश्चन इससे पूछ रहा हूँ वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है ना। जब कोर्ट ये समझेगी ना कि मैं इससे जो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो कर रहा हूँ, तो वो इसको समझ नहीं लग रही है, तो वो क्या करेंगे, कोर्ट उसको इनकॉम्पिटेंट करार दे देगी। पहली तो ये कंडीशन है कि जो भी उसके सामने क्वेश्चन पूछे जाएँ वो उसको समझ सके, उसकी नेचर को समझ सके कि कोर्ट इससे कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे से उसका नाम पूछा गया तो उसको पता चल रहा है कि मुझसे नाम पूछा जा रहा है। और ये तो नहीं है ना कि उससे नाम पूछा गया है तो वो आगे से सोच में पड़ जाए कि क्या मुझसे पूछा जा रहा है। वो नाम की जगह पे अपनी कोई और चीज़ बताना शुरू कर दे। ठीक है, अपना काम बताना शुरू कर दे। और अगर उससे काम के बारे में पूछा जाए तो वो अपना नाम बताना शुरू कर दे या कुछ और चीज़ है। मतलब उसको क्वेश्चन की ना नेचर नहीं समझ आ रही कि वो उससे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो जो बंदा क्वेश्चन की नेचर को नहीं समझ सकता ना, वो बंदा गवाही नहीं दे सकता। पहली कंडीशन है कि नेचर क्वेश्चन की समझ आए कि उससे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, उससे क्या सवाल किया जा रहा है। ठीक है ना, वो किस बारे में गवाही देने आया है। ठीक है, ये उसको पता होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? और अच्छा, लॉ के अंदर जो है ना और एंड का भी एक कंसेप्ट है। एंड जो होता है वो इकट्ठी चीज़ होती है, मतलब पिछली और दूसरी दोनों मिलाकर। ठीक है ना। लेकिन जब और का आ जाए तो वो और दूसरे वाला या का लफ्ज़ हो जाता है, या तो ये या ये। लेकिन यहाँ पे अगर एंड का लफ्ज़ होता ना तो फिर ये होना था कि दोनों चीज़ें इकट्ठी लगेंगी उसके ऊपर। लेकिन अगर एक भी चीज़ अब और का लफ्ज़ आ गया, ठीक है ना, तो और का मतलब कि अगर एक बंदे के अंदर ये कंडीशन भी हुई ना कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं सकता, ठीक है ना,
तो तब भी वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। या ये है कि वो इरेशनल आंसर दे रहा है तो तब भी, ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट है इसका। तो पहला क्या था कि वो क्वेश्चंस की नेचर को नहीं समझ रहा, ठीक है। और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर्स, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, दे आर प्रिवेंटेड। फिर हम नीचे पढ़ते हैं और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, ठीक है। ये एक तरीका है पढ़ने का, और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। दूसरी चीज़ वो जो कहता है, वो कहते हैं और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि वो जो है, जो उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उनका रेशनल आंसर्स नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। रेशनल आंसर्स क्या होता है कि जो सही उसका जवाब होता है। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो वो उसी के मुताबिक आप उसका जवाब दो। आए बाय शाय ना करो कि आपसे क्वेश्चन कोई और पूछा गया तो आप आंसर कोई और दे रहे हो, इस तरह से नहीं। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर सको और फिर उसके मुताबिक आंसर भी कर सको, ठीक है ना। ये दो कंडीशंस हैं उसके लिए। कौन सी दो कंडीशंस के पहले तो उसने कहा है कि सब लोग गवाही दे सकते हैं, फिर उसने अनलेस लगाया कि उसके साथ एक कंडीशन भी। कंडीशन कौन सी है कि एक तो पहले वो क्वेश्चन की नेचर को अंडरस्टैंड कर सके कि उससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरी चीज़ कि वो उसका सही आंसर भी कर सके, रेशनल आंसर, ठीक है ना, जो उसका बनता है। अगर उससे नाम पूछा गया तो वो अपना नाम ही बताए, अगर उससे पूछा गया कि वो क्या काम करता है तो वो अपना काम ही बताए। ये नहीं है कि नाम की जगह पे काम बता दे, ठीक है। रेशनल आंसर्स वो दे सके। और आगे वो कहता है कि बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज और डिसीज़ की बात वो करता है। वो ये अगर आप देखें तो आगे कॉमा लगा हुआ है, ऊपर अगर हम मिला के पढ़ें दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। किस वजह से उसको मतलब वो नहीं दे पा रहा, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और किस वजह से वो रेशनल आंसर्स नहीं दे पा रहा, वो उसकी आगे कंडीशन और भी बताइए कि बाय टेंडर ईयर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम उम्र, ठीक है ना। एक छोटा बच्चा है, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अपनी कम उम्र की वजह से वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। 5 से 6 साल के बच्चे को अगर हम देख लें, ठीक है ना, या 6-7 साल के बच्चे को देखो तो उसकी कम उम्र की वजह से उसको क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रही ना तो तब तो वो नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर वो अपनी कम उम्र की वजह से भी, टेंडर ईयर्स की वजह से भी वो क्वेश्चन को समझ रहा है, ठीक है ना, उसका रेशनल आंसर कर रहा है, उसको पता है कि मुझसे क्या क्वेश्चन किया गया है और मैंने उसका क्या आंसर देना है, तो तब अगर वो सही आंसर कर रहा है ना तो फिर वो एविडेंस दे सकता है, वो भी विटनेस के बन सकता है, ठीक है। और अगर एक्सट्रीम ओल्ड एज, ठीक है ना, एक्सट्रीम ओल्ड एज होता है कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा, फॉर एग्जांपल 70-80 साल का बूढ़ा या 80 to 90 ईयर्स का बहुत बूढ़ा बंदा जिसको समझ नहीं आ रही है, अब सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, चीज़ों को वो समझ नहीं सकता इतनी आसानी से, वो भी एक बच्चों की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। तो अपनी एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, वो आंसर सही से नहीं करता है उस चीज़ का, तो तब तो वो विटनेस नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से भी वो इस चीज़ की उसको समझ आ रही है कि उससे क्या पूछा जा रहा है, उससे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, और वो उसका रेशनल आंसर कर रहे हैं ना, जो उससे पूछा जा रहा है तो वो उसका सही जवाब दे रहा है, ठीक है ना। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बूढ़े बंदे से पूछा जा रहा है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बता रहा है कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सही बता रहे हैं ना वो, अगर एक बात तो वो ठीक है, वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसका आंसर भी ठीक दे रहा है। और उसका अगर वो पूछा जा रहा है कि आप कौन से बच्चे में कितनी कितनी जायदाद अपनी तकसीम कर रहे हैं, इनहेरिटेंस का मामला जो चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको पता चल रहा है कि मुझसे किस बारे में पूछा जा रहा है, मैंने अपने बच्चों को विरासत देनी है, क्या देना है, ठीक है ना। तो वो इस वजह से वो विटनेस अपनी एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से विटनेस से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, वो विटनेस बन सकता है क्योंकि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसका रेशनल आंसर कर रहा है, ठीक है ना। तो वो विटनेस बनेगा, वो बन सकता है विटनेस। और किसी भी डिसीज़ की वजह से, कि अगर उसको वो कह रहे हैं डिसीज़ वेदर ऑफ बॉडी, उसको जिस्मानी कोई डिसीज़ है फिज़िकल, और ऑफ माइंड या कोई अंदरूनी डिसीज़ है, मेंटली वो उसको कोई डिसीज़ है, कैसे मतलब बॉडी की डिसीज़ हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसको सुनाई नहीं देता और
अपने सुनाई ना देने की वजह से उसको क्वेश्चन की भी नहीं पता चलेगा कि वो क्वेश्चन उससे क्या पूछा जा रहा है, तो वो आंसर क्या करेगा, ठीक है ना। इस हिसाब से तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन अगर वो अपने इस डिसीज़ की वजह से भी कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, वो इशारों से क्वेश्चन को समझ के उसका सही आंसर बता रहा है ना, तो वो क्या है, फिर वो विटनेस बन सकता है। इशारों से उसको कोई बात समझाई जा रही है और वो उसका आंसर दे रहा है, तो वो विटनेस है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने देखा है कि और वो एक स्ट्रॉन्ग आई विटनेस है किसी भी केस का। वो कहता है कि मैंने देखा है कि मतलब मर्डर मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है ना। लेकिन वो सुन नहीं पा रहा, उसने, उसकी आंखें तो है ना, उसने देखा तो है ना, तो अब वो देखकर बता सकता है कि मैंने देखा है कि मर्डर किया इस बंदे ने, ठीक है। अब कोर्ट में जाके उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको वैसे तो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर दूसरा बंदा उसको इशारों से समझा के पूछ रहा है और वो उसका सही आंसर दे रहा है, मुंह से बोल तो रहा है ना वो, तो इससे समझ तो आ जाएगी ना कि ये बंदे ने सही आंसर मतलब दिया है, कि हमने इससे ये क्वेश्चन पूछा था तो उसको समझ आ गई हमने उससे क्या पूछा था, ठीक है। तो वो विटनेस बन सकता है। और माइंड की कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो पागल है, पागल इस सेंस में कि वो एक टाइम में तो पागल होता है और कुछ टाइम में वो ठीक हो जाता है। उसका पागलपन ना रेगुलर नहीं चलता, कुछ अरसे के लिए वो ठीक भी हो जाता है और कुछ अरसे में अंदर से पागल भी हो जाता है। जैसे हमने एक फ़िल्म देखी है, मूवी देखी है गजनी मूवी, उसके अंदर भी यही सीन है कि वो उसके अंदर वो थोड़ी देर के लिए तो आमिर ख़ान जो है वो पागल हो जाता है, लेकिन वो चीज़ों को भूल जाता है। फिर बाद में उसका ऐसा भी इंटरवल आता है, टाइम होता है कि वो सारी चीज़ें उसको याद हो जाती हैं, जब वो लिख रहा होता है, अपनी सारी चीज़ें लिख लेता है। तो ऐसा बंदा भी गवाही दे सकता है तब जब वो सही हालत में होता है, ठीक है ना। जब वो पागलपन में बात बोलेगा तब तो वो गवाही नहीं मानी जाएगी, लेकिन जब वो अपने होश में आ जाता है तब उसकी कही हुई बात को हम मान सकते हैं, तब वो गवाही कबूल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कि वो टेंडर ईयर्स पे है, एक्सट्रीम ओल्ड एज है, उसको कोई बॉडी की डिसीज़ है, माइंड की डिसीज़ है, वो चीज़ें उसको विटनेस बनने से रोक नहीं सकती। अगर वो इन चीज़ों को समझकर, क्वेश्चन को समझकर, उसको अंडरस्टैंड करके उसका रेशनल आंसर दे रहा है, तो वो विटनेस कहलाएगा। हर बंदा विटनेस फिर हो सकता है, उसके साथ ये 2 कंडीशंस हैं, अगर वो इनको फुलफ़िल करता है, ठीक है। और अगली बात वो कहता है प्रोवाइजो के अंदर, अच्छा, और साथ उसने कहा कि और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, और भी अगर इसके अलावा कोई और उसको डिसीज़ है, कोई और मसला है, तो उस मसले की वजह से वो फिर भी क्वेश्चंस को समझ रहा है, उसका आंसर कर रहा है, तो तब भी वो विटनेस है। अगर नहीं कर रहा तो फिर वो नहीं होगा विटनेस, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, कह रहा है आगे कि प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजरी और फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। अच्छा, ये जो प्रोवाइडेड वाला क्लोज होता है ना, ये जो इसका प्रोवाइजो होता है वो ऊपर वाले क्लोज के ऊपर भारी होता है। मतलब प्रोवाइजो वाला क्लोज उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है ऊपर वाले क्लोज से, ठीक है। तो उसको ज़्यादा माना जाता है। अगर इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे ना, तो पहले हम नीचे वाले क्लोज को देखेंगे, फिर ऊपर वाले क्लोज को। उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है नीचे वाले क्लोज की, प्रोवाइजो की। वो भी एक कंडीशन होती है, प्रोवाइजो एक कंडीशन होती है, इसको कंडीशनल क्लोज कहते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, कब एक बंदा कॉम्पिटेंट नहीं होगा विटनेस के तौर पर, ये भी उसकी कंडीशन बता रहा है वो। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, एक बंदा गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। कब नहीं है? इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अगर वो कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए सज़ा याफ्ता? फॉर पर्जरी और फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, पर्जरी की वजह से या फॉल्स एविडेंस की वजह से। अच्छा, ये जो पर्जरी और फॉल्स एविडेंस जो है ये तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसके अंदर ये है कि पर्जरी में ऑन ओथ आप गवाही देते हो कोई, और ये फॉल्स एविडेंस आप सिंपल ओथ के बगैर भी जो गवाही दे दी जाती है, और ये रिटन होती है पर्जरी, ठीक है ना। तो अगर किसी बंदे के बारे में वो पहले से कन्विक्टेड है ना, क्योंकि कोर्ट के पास तो एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि कौन बंदा उसके पास सज़ा याफ्ता था, किस बात की वजह से था। तो अगर एक बंदा पहले कन्विक्टेड था, कोर्ट से उसको सज़ा हुई है कि इसने फॉल्स एविडेंस दी थी, गलत गवाही दी थी, झूठ बोला था, ठीक है ना, झूठी गवाही दी थी, और इसने पर्जरी कमिट की हुई है, ऑन ओथ इसने झूठ बोला हुआ है, रिटन में ऑन ओथ इसने झूठ बोला, एफिडेविट के साथ इसने झूठ बोला हुआ है, ठीक है ना।
और उसकी वजह से वो कन्विक्टेड है। पर्जरी की जो मैक्सिमम सज़ा होती है वो 10 ईयर्स तक होती है और फ़ाइन भी हो जाता है, ठीक है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होती है और जो फॉल्स एविडेंस की वो तकरीबन 7 साल तक होती है। तो अगर कोई बंदा पहले से वो कन्विक्टेड है ना कोर्ट से, तो वो बंदा क्या है, गवाही नहीं दे सकता, वो विटनेस नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी थर्ड कंडीशन है। फिर आगे वो कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ऊपर वाले क्लोज को ही वो फर्दर इलेबोरेट कर रहा है कि आगे उसको क्या चीज़ वो बता रहा है, कंडीशन क्या बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले प्रोवाइजो को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, जो ऊपर वाले प्रोविजंस की जो प्रोवाइजो की जो प्रोविजंस है, जो उसने ऊपर जो कुछ कहा है, शैल नॉट अप्लाई, कब अप्लाई नहीं होगा और किस बंदे पर अप्लाई नहीं होगा, वो ये बताने लगा है कि शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन, उस बंदे पर अप्लाई नहीं होगा, अबाउट हुम द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड, जिसके बारे में कोर्ट मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। दैट ही हैज़ रिपेंटेड, वो शर्मिंदा है अपने किए पर, शर्मिंदा है, और देर आफ्टर एंड मेंटेड हिज वे, और वो अपना रास्ता बदल चुका है। मतलब कैसे, वो कन्विक्टेड था, जब तक वो जेल में रहा है, एक जेल, जब कोई भी बंदा जेल में होता है तो उस जेल का पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि कौन सा बंदा जो है अब सही हरकतें कर रहा है, उसकी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, और कौन सा बंदा जो है अपने उसी काम पे लगा हुआ है जो पहले था, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उधर भी बैठा अंदर कोर्ट के जेल के अंदर बैठा अभी भी लड़ाई झगड़ा ही कर रहा है, और कौन सा बंदा जो है वो अपने आप को सुधार चुका है, पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाता है ना। और जो बंदा काफ़ी हद तक सुधर जाता है उसमें उसकी छुट्टियाँ जो होती है उसको माफ़ी दी जाती है, उसकी सज़ा भी कम हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो इससे कोर्ट अंदाज़ा लगा लेगी कि ये बंदा उस दौरान सुधर गया था, काफ़ी हद तक सुधर गया है, और उसने दोबारा ऐसा कोई उसका केस नहीं आया जिसमें उसने झूठ बोला हो, गलत गवाही दी हो, जिसकी वजह से वो दोबारा कमिट हुआ हो। तो उसको लगता है, कोर्ट अब सेटिस्फाइड है कि इस बंदे ने अपना रास्ता बदल लिया है, ये बंदा अब झूठ बोलना, झूठी गवाही देने से बाज आ चुका है, ठीक है ना। तो उस बंदे के ऊपर ये ऊपर वाला प्रोवाइज़ो अप्लाई नहीं होगा, तब ये प्रोवाइज़ो ऊपर वाला जो था फर्स्ट प्रोवाइज़ो वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाइड हो गई है कोर्ट कि ये बंदा अब ठीक हो चुका है, अपनी इस गलती से अपनी इस गलती को ठीक कर चुका है, तो फिर वो बंदा भी गवाही दे सकता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला प्रोवाइज़ो था वो ऊपर वाले प्रोवाइज़ो को कैंसिल कर देता है, उसकी वैल्यू को ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब भी नीचे वाला क्लोज है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन। अब ये जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट है वो ऊपर वाले क्लोज को इलेबोरेट कर रहा है, सबसे पहले वाले को, ठीक है ना, ऑल दी पर्सन वाले को। अब वो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस। कोर्ट कब कैसे डिटरमाइन करेगी किसी भी विटनेस की कॉम्पिटेंसी को, कैसे करेगी डिटरमाइन, ठीक है ना। इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेट डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना फॉर द विटनेस। कोर्ट जो कुरान और सुन्ना के अंदर जो भी प्रोविजंस बताई गई हैं ना, क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं किसी भी विटनेस के लिए कि ये बंदा जो है वो गवाही देने के काबिल है, ये बंदा गवाही दे सकता है, और इस केस में इतने लोग गवाही देंगे, तो कोर्ट उसी हिसाब से ही लेकर चलेगी, ठीक है ना। कोर्ट भी उसी हिसाब से ही कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन करेगी किसी भी विटनेस की। एंड वेयर सच विटनेस इज़ नॉट फोर्थ कमिंग। अच्छा, ऊपर वाले में ये बात कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल सिविल के केसेस हैं, सिविल के केस में आर्टिकल 17 के अंदर बताया गया है, और हमारे इस्लाम में भी ये है, होली कुरान एंड सुन्ना के अंदर भी ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो 2 बंदे उसको टेस्टिफाई करें कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि जब भी सिविल का कोई केस आता है जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा या कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है, तो उसमें फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में है, ठीक है ना, फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट है या वैसे इस तरह की कोई चीज़ें, तो तब 2 लोग उसको टेस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो 2 लोगों का होना ज़रूरी है, 2 गवाहों का, या तो 2 मेल होने चाहिए, अगर 2 मेल आदमी नहीं है ना तो 2 फीमेल और 1 आदमी। क्या रिक्वायरमेंट है कि 2 लोग होने चाहिए, मेल है तो वो 2 बंदे होंगे, लेकिन अगर दोनों मेल नहीं मिल रहे, 1 आदमी तो मिल रहा है, लेकिन अगर 1 आदमी मिल रहा है तो 1 आदमी के साथ फिर 2 औरतें होंगी, तब वो बनेंगे 2, क्योंकि 2 औरतें मिलकर 1 आदमी काउंट किया जाएगा, ठीक है ना, वो 1 आदमी के बराबर होंगी। तो इस तरह से या तो 2 मेल, अगर 2 मेल नहीं है तो फिर 1 मेल और 2 औरतें, ठीक है।
तो वो तब टेस्टिफाई कर सकते हैं। तो इतने विटनेस होना लाजमी है। और क्रिमिनल के केस में क्या है कि एक ही आपका विटनेस चल जाता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों की गवाही चल जाएगी और एक बंदे की गवाही चल जाएगी, ठीक है। और ये जो है मेनली ये क्लोज उसके बारे में भी है जो हदूद के केसेस हैं या किसास के केसेस के ऊपर ज़्यादा मेनली अप्लाई होते हैं। अगर तो ताज़ीर के केसेस हैं तो उसके ऊपर तो कोर्ट अपने हिसाब से जो उसको विटनेस सही लग रहा है, जो मतलब ये ऊपर वाली 2 कंडीशन जो है अंडरस्टैंड कर रहा है, रेशनल आंसर कर रहा है, तो ताज़ीर के केसेस में तो कोर्ट उसको कॉम्पिटेंट करार दे देगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मेनली ये उनके ऊपर अप्लाई होता है जब हदूद केसेस और किसास के केसेस होते हैं ना, तो तब अप्लाई होता है ये वाला क्लोज क्वालिफ़िकेशन जो कुरान और सुन्ना के अंदर बताई गई हैं, तब अप्लाई होती हैं। और हदूद के केसेस है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कज़फ़ का केस है, और कज़फ़ मतलब झूठी किसी के ऊपर ये केस लगा देना, झूठा इल्ज़ाम लगा देना कि इसने ज़िना किया है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर उसमें कितने विटनेस होंगे और ज़िना बिल जबर में कितने विटनेस होंगे और कौन कौन से विटनेस होंगे। जैसे ज़िना बिल जबर का बताया कि 4 विटनेस होंगे। 4 कौन से विटनेस होंगे? मेल विटनेस होंगे, मेल होने चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, कोई गैर मुस्लिम जो है वो हदूद के केसेस में, किसास के केसेस में, हदूद के केसेस में कोई भी गैर मुस्लिम गवाही नहीं दे सकता। मेल होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, जवान बंदा होना चाहिए, छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तज़किया अल शहूद होना चाहिए। तज़किया अल शहूद क्या मतलब होता है कि उसने कोई बड़े बड़े जो है साइंस कमिट ना किए हों, बड़े बड़े जितने भी ये शिरक वगैरह हो, ब्लास्फेमी हो, इस तरह के, और ज़िना हो, इस तरह के बड़े बड़े जो उसने गुनाह हैं वो ना किए हों, तो वो तज़किया अल शहूद में है। तो ये हदूद के केसेस में या किसास के केसेस में अप्लाई होता है, ठीक है। और अगर वो आगे बात करता है कि वेयर सच विटनेस इज़ नॉट फोर्थ कमिंग, अगर ऐसे विटनेस उसको नहीं मिल रहे, कौन से वाले, अब ये हदूद केसेस की बात कर रहे हैं। हदूद केसेस में ज़िना, कज़फ़ और ये आपके दूसरे वाले जितने भी केसेस हैं जिसमें किसास मांगी जाती है कि आँख के बदले आँख और खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, तो उस केसेस में अगर ये लोग आपको नहीं मिल रहे जो कि मेल है, मुस्लिम है, अडल्ट है, तज़किया अल शहूद है, और इस तरह के आपको जो इस्लाम ने बताए हुए हैं, जो विटनेस बताए हैं, वैसे विटनेस आपको नहीं मिल रहे, तो वो क्या कह रहा है, द कोर्ट में टेक द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु मे अवेलेबल। तो उस कोर्ट क्या है, उस बंदे का भी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, उसको भी विटनेस मान लेगी, उसका एविडेंस रिकॉर्ड कर लेगी जो कि अवेलेबल होगा, जो कहेगा कि मैंने देखा हुआ है, मैं जानता हूँ ये केस, गवाही देने मतलब आम जैसे केसेस में कोई बंदा भी गवाही देने आता है तो उसको भी मान लेगी। लेकिन उसके ऊपर भी ये ऊपर वाली 2 कंडीशंस अप्लाई होंगी। 3 कंडीशंस अगर देखें तो इस हिसाब से बन जाती हैं। ऊपर 2 बताई हैं कि अंडरस्टैंड कर सके क्वेश्चन को, दूसरा है रेशनल आंसर्स दे सके, तीसरा है कि वो उसने पर्जरी कमिट नहीं की हो। और पर्जरी वाला तो तब वो ख़त्म हो जाएगा ना कि अगर कोर्ट को लगता है कि उसने अपना वो रिपेंड है और उसने अपना रास्ता बदल लिया है, वो शर्मिंदा है, उसने अपनी हरकतें चेंज कर दी हैं, ठीक है ना। तो मेनली तो ऊपर 2 कंडीशंस हैं। तो तब जो इन कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरता होगा बंदा, फिर उसका एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। और आगे वो लुनेटिक पर्सन के बारे में बात करता है। अच्छा, इसके आगे जो है वो बात करता है लुनेटिक पर्सन की एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं कि लुनेटिक इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज़ प्रिवेंटेड बाय हिज लुनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रेशनल आंसर्स टू देम। वो बात करते हैं कि एक लुनेटिक पर्सन जो है, लुनेटिक कौन है, लुनेटिक इज़ अ पर्सन हु इज़ बोर्न रेशनल बट बिकम्स इरेशनल ड्यू टू सम रीजंस। मतलब एक बंदा सही पैदा हुआ है, ठीक है ना, वो पागल नहीं पैदा हुआ, उसको कोई डिसीज़ नहीं थी मेंटली, तो वो सही पैदा हुआ है, लेकिन बाद में वो किसी और रीज़न्स की वजह से, कोई हादसे की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से वो है पागल बन जाता है, ठीक है। तो वो अपनी इस पागलपन की वजह से, इस लुनेटिक होने की वजह से वो इनकम्पिटेंट नहीं हो जाएगा टेस्टिफाई करने से, वो मतलब वो एज अ विटनेस इनकम्पिटेंट नहीं हो जाएगा अगर वो किसी भी चीज़ को अपनी लुनेसी की वजह से वो फिर भी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके रेशनल आंसर्स दे रहा है, ठीक है ना, तो वो इनकम्पिटेंट नहीं होगा, वो कम्पिटेंट होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि एक बंदा जो है वो पागल था,
वो किसी वक्त तो वो पागल हो जाता है और किसी वक्त में वो ठीक हो जाता है। तो जिस वक्त में वो ठीक होता है तो उसके गवाही मानी जाएगी। और दूसरी एग्जांपल ये भी ली जा सकती है कि जैसे हमने अक्सर देखा है मूवीज़ के अंदर भी, एक बंदा पागल होता है और अक्सर उसको भी कोर्ट में विटनेस के तौर पर लेके आया जाता है। तो देखा जाता है ना कि वो अक्सर तो जब आम कंडीशंस के अंदर वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता उस तरह से, लेकिन कभी कभी ऐसे हमने देखा है। एक मूवी आपको बता देती हूँ, अजय की मूवी है जिसके अंदर वो पागल हो जाता है। एक कत्ल देखते हुए ना वो पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो वो अपने उस पागलपन की वजह से जब भी वो खून देखता है तो वो ऐसे कहता रहता है, खून खून की बात करता है। फिर उसको मूवी के एंड पे ये होता है कि उसको जब लाया जाता है ना कोर्ट के अंदर, तो वो जब उसके सामने लोग लाए जाते हैं, कोई भी आम बंदे लाए जाते हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो जैसे ही वो बंदा उसके सामने जो मेन जिसने डेथ कॉज की होती है, मर्डर किया होता है, तो उसके सामने वो बंदा आता है, ठीक है ना। वो उसको देखता है, उसके ऊपर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो वो चिल्लाना शुरू हो जाता है, खून खून चिल्लाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और डरता है इतना ज़्यादा। तो इस तरह से देखा जाता है कि आम जब उसने नॉर्मल देखा किसी भी बंदे को देखकर, वो इस तरह से नहीं चीखा चिल्लाया, लेकिन जब वो उसने उस बंदे को देखा है तो वो इस तरह से चिल्ला रहा है, तो उस वक़्त फिर उसको इस बात पे भी उस बंदे को सज़ा दे दी गई थी, ठीक है ना। तो वो इस तरह से केस चल रहा था उस मूवी के अंदर। मूवी का नाम मुझे अभी नहीं याद नहीं है सही से। तो उस मूवी के अंदर भी ये हमने देखी है, इस एग्जाम्पल बेस्ट है उस मूवी के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका पागलपन की भी गवाही, एक पागल बंदे की गवाही भी कबूल हो जाती है, वो भी एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाता है, ठीक है। पुलिस की गवाही के बारे में देख लेते हैं। पुलिस के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं कि वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, उसकी गवाही नहीं मानी जाती, उसकी कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं है। अक्सर लोगों को मैंने ये बात करते सुना है, वो यही कह रहे होते हैं कि पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पुलिस की गवाही है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू, उसके एविडेंस की वैल्यू है। पुलिस जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसकी साइटेशन है PLJ 2006 CRC पेज 244। इसके अंदर उसने बात की हुई है कि पुलिस एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, उसकी गवाही काबिल कबूल है, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ठीक है ना। उसकी इन द आई ऑफ लॉ एक वैल्यू है पुलिस की विटनेस की। पुलिस जो एक स्ट्रॉन्ग विटनेस है उसके एविडेंस की वैल्यू है। लेकिन कब नहीं है उसकी वैल्यू? जब दूसरी पार्टी ये प्रूव करती है कि पुलिस इसके साथ मिली हुई है, दूसरी पार्टी के साथ, अपोजिट पार्टी के साथ मिली हुई है, ठीक है। उसने रिश्वत दी हुई है, पैसे खाए हुए हैं या कोई भी और चीज़, उसका पुलिस उसका जो बंदा जो सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहा है वो दूसरी पार्टी का कोई रिलेटिव है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा प्रूव करती है ना, तो तब उस वक़्त उसकी गवाही नहीं मानी जाती। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, एक स्ट्रॉन्ग विटनेस है पुलिस। जब भी हम अगर अपने रेप के केसेस ये देखते हैं तो उसके अंदर जितनी भी ज़िम्नियाँ बनाई जाती हैं, जितना भी मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसी के ऊपर ही केस चल रहा होता है, उसी के ऊपर ही सारा वो केस बेस करता है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लेकर आती है, ठीक है। तो ये कह देना कि पुलिस एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग विटनेस नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ज़्यादातर केस आपकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चल रहा होता है, आपकी जो पुलिस ने ज़िम्नियाँ बनाई होती हैं उस ज़िम्नी के ऊपर ही केस चलता है, वो इन्वेस्टिगेशन जितनी उसने की होती है। अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी बंदे को, किसी भी एक्यूज्ड बंदे को इनोसेंट करार दे देती है तो काफ़ी हद तक दूसरे बंदे के लिए केस आसान हो जाता है। इस वजह से वो एक पुलिस एक स्ट्रॉन्ग विटनेस है, उसकी एविडेंस स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी वैल्यू होती है लॉ के अंदर।